ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 200वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 44वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं और विचार चल रहा है बुद्धि को लेकर के। बुद्धि शीघ्र समाप्त होने वाली है अथवा घड़े आदि के समान देर तक रहने वाली है। बुद्धि व्यक्त अव्यक्त होती है तो अव्यक्त और व्यक्त क्या है, स्पष्ट और अस्पष्ट ज्ञान क्या है, बुद्धि किस रूप में होती है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो कल के प्रसंग में आपके समक्ष ये स्पष्ट हो गया है कि बुद्धि किस प्रकार होती है और अपने आप में बुद्धि पूर्ण होती है, अपूर्ण कोई बुद्धि नहीं होती है। ये बात आपके सामने आई है। बुद्धि से संबंधित कुछ बातें आपको पिछले प्रसंग के भी समझने हैं, जैसे कि पहले अध्याय के प्रथम आह्निक के अंदर बुद्धि को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि कल के पाठ को आप पढ़िएगा यानी सुनिएगा, तो ऐसे ही आज के पाठ को भी सुनिएगा। आज का पाठ भी बहुत विशेष था बुद्धि को लेकर के, तो उसको भी आप लोग सुने। और कल का पाठ मैं आपको भेज नहीं पाया व्यस्तता के कारण से। आज का पाठ और कल का पाठ दोनों एक साथ भेज दूंगा इस कक्षा के अंत में। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, वहाँ पे कक्षा संख्या समझ में आ रही थी, वहाँ जब वहाँ उसमें राम प्रसादक आश्रम में वहाँ जो न्याय दर्शन चल रहा है, कक्षा की संख्या कौन सी है उसमें जो आपने ज्ञान के विषय में कहा था जी? वो तो जैसे आज की कक्षा हुई है तो वहाँ पर चढ़ा हुआ होगा तो अंतिम कक्षा होगी, उसमें देखिएगा कि अभी तक वो तो मेरे को देख के बताना होगा कितनी कक्षाएं हुई है। स्वामी जी 18 हो गई हैं। हाँ, 18 कक्षाएं हुई है। कल तो की 17 थी। तो 17वीं कक्षा और 18वीं कक्षा ये आप लोग सुनिए, ये मेरा कहना है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो पृष्ठ संख्या 5 पर देखिएगा, जो प्रसंग चल रहा है बुद्धि को लेकर के, हमने ये समझने का प्रयत्न किया है कि धर्म और धर्मी, ये पहले भी अनेक बार आपने सुना है, गुण और गुणी, धर्म और धर्मी। तो धर्मी में अर्थात द्रव्य में दो प्रकार के गुण होते हैं। धर्मी रूपी द्रव्य में दो प्रकार के गुण होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो उस द्रव्य को धर्मी कहा है और उसमें रहने वाले गुणों को धर्म कहा है। तो धर्मिणस्तु धर्म भेदे बुद्धि नानात्वस्य भाव अभावाभ्याम तदुत्पत्ति ही। ये हो गया था ना, ये हो गया है, ये हो गया। ठीक है, तो कहते हैं धर्मिणस्तु धर्म भेदे। कोई बात नहीं, हो गया है तो दोबारा पढ़ लीजिएगा। धर्मिणस्तु धर्म भेदे, धर्मी के धर्म भेद होने पर, अर्थात धर्मी में धर्म भेद है, अर्थात अलग अलग धर्म हैं, इसका अभिप्राय है। धर्मिणः धर्मी के धर्म भेदे, धर्मों में भेद होने पर,
जब धर्म वेद है तो उस धर्मी का जब हम ज्ञान करेंगे तो वो ज्ञान भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। स्पष्ट हो गया? तो इसलिए कह रहे हैं बुद्धि नानात्वस्य, अलग अलग बुद्धियों का या अलग अलग बुद्धियों की, भाव अभावाभ्याम, अलग अलग बुद्धियों के होने और ना होना, तदुत्पत्ति, तदुत्पत्ति उस अव्यक्त और व्यक्त की सिद्धि होती है। अर्थात जब सामान्य धर्म का भाव, सामान्य धर्म का ज्ञान होता है तो आप उसको अव्यक्त बोल रहे हैं, और जब सामान्य और विशेष दोनों धर्मों का ज्ञान हो रहा है तब उसको व्यक्त कह रहे हैं। तो भाव का, भाव की उत्पत्ति, भाव की उत्पत्ति का मतलब है तदुत्पत्ति भावस्य उत्पत्ति। अर्थात दोनों धर्म जब आपको बोध हो रहे हैं, सामान्य और विशेष धर्म, तो उसको आप स्पष्ट बोल रहे हैं, स्पष्ट ज्ञान। तो तदुत्पत्ति का मतलब है उस व्यक्तता की उत्पत्ति सिद्धि होती है। और अभाव, जब सामान्य धर्म का बोध होता है, विशेष धर्म का बोध नहीं होता है, तब वो आप उसको कह रहे हैं अव्यक्त। तो अव्यक्त ज्ञान की उत्पत्ति सिद्धि होती है। तो व्यक्त की सिद्धि और अव्यक्त की सिद्धि भाव अभाव से होता है। अर्थात सामान्य ज्ञान के होने पर अभाव कह रहे हैं और दोनों के होने पर भाव। इसी को आगे समझाया जा रहा है। धर्मिना खलु अर्थस्य समानाश्च धर्माः विशिष्टाश्च। धर्मी के निश्चित रूप से समान धर्म भी होते हैं और विशिष्ट विशेष धर्म भी होते हैं। तेषु प्रत्यर्थनीयता नाना बुद्धया, फिर तेषु उन धर्मों में प्रत्यर्थनीयता नाना बुद्धया, प्रत्येक अर्थ के लिए अलग अलग बुद्धियां होती है। प्रत्येक अर्थ का अभिप्राय समझ रहे हैं ना? जैसे एक धर्म एक अर्थ, दूसरा धर्म दूसरा अर्थ, तीसरा धर्म तीसरा अर्थ, ऐसा। अर्थ शब्द जो है पदार्थवाची है। तो 6 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो ये सब अर्थ कहलाते हैं, ये सब पदार्थ कहलाते हैं। तो कह रहे हैं प्रत्यर्थनीयता नाना बुद्धया, प्रत्येक अर्थ के लिए अलग अलग बुद्धि होती है। एक अर्थ के लिए एक बुद्धि, दूसरे अर्थ के लिए दूसरी बुद्धि। स्पष्ट हो गया ना? तो जितने धर्म उतनी बुद्धियां। तो कह रहे हैं धर्मी के थोड़ा रुकिए। तो ये कह रहे हैं धर्मी के धर्मिना अर्थस्य, धर्मी के जो अर्थ रूपी जो अर्थ है, धर्मी के जो अर्थ है उस अर्थ के, यानी धर्मी खलु अर्थस्य, धर्मी रूपी अर्थ के, ऐसा कहेंगे। धर्मी रूपी अर्थ के समानाश्च धर्मा, समान धर्म भी होते हैं। विशिष्टाश्च धर्मा, विशिष्ट धर्म भी होते हैं। तेषु, उन धर्मों में, उन धर्मों के विषय में प्रत्यर्थनीयता नाना बुद्धया, प्रत्येक अर्थ के लिए अलग अलग बुद्धियां होती हैं। ता उभय्य वो दोनों प्रकार की बुद्धियां, ता उभय्य वो दोनों प्रकार की बुद्धियां यदि धर्मिणी वर्तन्ते, यदि धर्मी में वो 2 प्रकार की बुद्धियां वर्तन्ते का मतलब है आपको ज्ञात हो रही हैं, मतलब दोनों धर्म आपको ज्ञात हो रहे हैं। तदा व्यक्तम ग्रहणम,
तब व्यक्त ग्रहण होता है, अर्थात तब आप उसको स्पष्ट ज्ञान आप कह रहे हो। और ये किसको ध्यान में रख करके? धर्मिनम अभिप्रेत्य, धर्मी को सम्मुख रख करके जब दोनों धर्मों को उस पदार्थ में आप जान रहे हो तब उसको व्यक्तम ग्रहणम कह रहे हो। ये धातु जब तो सामान्य ग्रहण मात्रम, जब सामान्य ग्रहण ही हो रहा है, अर्थात सामान्य धर्मों का ही ज्ञान हो रहा है, विशेष धर्मों का ज्ञान नहीं हो रहा है, तदा अव्यक्तम ग्रहणमिति, तब आप उसको अव्यक्त ग्रहण कर रहे हो, कह रहे हो, यानी अस्पष्ट ज्ञान कह रहे हो। एवं इस प्रकार से धर्मिनम अभिप्रेत्य व्यक्त अव्यक्तयो ग्रहणयो उत्पत्तिरिति, इस प्रकार से धर्मी को समक्ष रख करके, धर्मिनम अभिप्रेत्य, धर्मी को आधार बना करके, धर्मी को सम्मुख रख करके व्यक्त अव्यक्तयो ग्रहणयो, स्पष्ट अस्पष्ट ज्ञानों की उत्पत्ति सिद्धि हो रही है। स्पष्ट हो गया जी? अंत में कहते न च इदम अव्यक्तम ग्रहणम बुद्धेर बोद्धव्यस्य वा अनवस्थायित्वात् उपपद्यते। न च इदम अव्यक्त ग्रहणम, ये जो अव्यक्त ग्रहण जिसको आप कह रहे हो, अस्पष्ट ज्ञान जिसको आप कह रहे हो, ये बोद्धव्यस्य बुद्धे, जानने योग्य वस्तु की जो बुद्धि है, ज्ञान है, उस ज्ञान के अनवस्थायित्वात्, शीघ्र समाप्त होने के कारण से न उपपद्यते, नहीं सिद्ध हो रही है। ये जिसको आप अस्पष्ट ज्ञान कह रहे हो, ये अस्पष्ट ज्ञान बुद्धि के समाप्त होने के कारण से ये अस्पष्ट ज्ञान की सिद्धि नहीं हो रही है। ये पहले बता चुके हैं ना, बुद्धि शीघ्र नष्ट हो गई इसलिए अस्पष्ट ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गई ना? पिछले प्रसंग को याद कर लो, किस कारण से हैं? प्रकाश के न होने के कारण से हैं। अर्थात उस वस्तु के अस्पष्ट ज्ञान को उत्पन्न कराने का जो कारण है ना, वो न होने के कारण से आपको अस्पष्ट ज्ञान हो रहा है, ना कि बुद्धि के नष्ट होने के कारण से आपको अस्पष्ट ज्ञान हो रहा है। ये स्पष्ट हो गया आप लोगों को, या वहीं का वहीं हो गए आप? क्यों जी? ये तो कल का प्रसंग पूरा आपको याद रखना है ना। अब सबको समझ में आ गए ना? किसको समझ में नहीं आए वो पूछेंगे। इसका मतलब सबको समझ में आया, अच्छी बात है। कल के पाठ को आप रट करके आए लगता है, अच्छी बात है ना। अब आगे बढ़िए। इदम ही न, हाँ शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रकाश के ना होने से ज्ञान तो नहीं होगा स्वामी जी? नहीं, प्रकाश नहीं है, ज्ञान तो नहीं होगा उतरे, लेकिन जितना ज्ञान हुआ है ना आपको, जो जितने प्रकाश में जितना ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को आप अस्पष्ट कह रहे हो ना। हाँ, मान लो कि जीरो जीरो प्रकाश हुआ तो ज्ञान हुआ ही नहीं, अस्पष्ट ही रहेगा वो तो। और अगर इतना मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में प्रकाश हुआ तो हम कैसे कह सकते हैं ज्ञान पूरा हुआ? फिर वहीं का वहीं आ गए आप तो। प्रकाश को भी हम जीरो कर देंगे। नहीं, आपको जो ज्ञान हुआ वो क्या हुआ बताइए? अभाव हो जाएगा। अगर प्रकाश नहीं हुआ तो अभाव का ज्ञान हुआ। पहले उधर इधर मत जाइए। जब बिजली चमकी और आपको कुछ दिखाई दिया, कुछ दिखाई दिया ना आपको, लेकिन वो क्या चीज है ये समझ में नहीं आया। जी स्वामी जी। यही इसी को अस्पष्ट कह रहे हो ना आप? जी। अच्छा, वो जो अस्पष्ट ज्ञान है वो क्या है? जिसको आप अस्पष्ट कह रहे हो वो क्या ज्ञान है?
जी मतलब वो ज्ञान तो है ही, अभाव का भी ज्ञान है। नहीं नहीं नहीं, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। अभाव की बात नहीं हो रही ना। आपको कोई वस्तु दिखाई दी है, जी लेकिन वो कौन सी वस्तु है ये पता नहीं लगा, जी ये अस्पष्ट ज्ञान है। यहाँ अभाव की कोई बात ही नहीं हो रही है। मान लीजिएगा एक कमरे में, कमरे की बात नहीं करते हम, कि आप ऐसे बाहर कहीं हो, तो वहां पर बिजली चमकी, आकाश में बहुत अंधेरा था, बिजली चमकी आकाश में, और सामने आपको एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, पर वो स्पष्ट नहीं दिखाई दिया क्योंकि प्रकाश चली गई। जी अब आपको जो दिखाई दिया है, कोई वस्तु दिखाई दी है ना, वस्तु का ज्ञान ही तो हुआ है ना। अब उस वस्तु के ज्ञान को आपने अस्पष्ट कहा है। अब मेरा प्रश्न है आप पर, वो अस्पष्ट ज्ञान क्या हुआ है? अब मैं बताता हूं आपको क्या हुआ है। आपको क्या हुआ? मेरे को आदमी, ज्ञान तो हुआ। हाँ, मैं यही बता रहा हूं। आप अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हो ना उस अस्पष्ट ज्ञान को। अब मैं आपकी ओर से उसको अभिव्यक्त कर रहा हूं। ये जो अस्पष्ट ज्ञान हुआ, इसका मतलब क्या है? वो अस्पष्ट ज्ञान क्या है, इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कि आदमी जैसा लगा, पर आदमी भी नहीं हो सकता, शायद वो वृक्ष का तना भी हो सकता है। मेरे को आदमी सा भी लगा है, वृक्ष का तना सा भी लगा है, यानी ठूंठ सा भी लगा है। मतलब ठूंठ भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। यही तो अस्पष्ट है ना आपको ज्ञान। जी अब जिसको आप कह रहे हो कि अस्पष्ट है, वास्तव में अस्पष्ट नहीं है। अब मैं बताता हूं अस्पष्ट क्यों नहीं है। तो आप जो कह रहे हो कि ये पुरुष जैसा भी लग रहा है और ठूंठ जैसा भी लग रहा है, तो आपको जो ज्ञान हुआ है वो सामान्य ज्ञान हो रहा है, यानी पुरुष का जो सामान्य ज्ञान है वो भी हुआ है, और ठूंठ का जो सामान्य ज्ञान वो भी हुआ है, विशेष ज्ञान नहीं हुआ है। तो उस सामान्य ज्ञान को आप अस्पष्ट बोल रहे हो। अस्पष्ट कैसे हुआ? वो सामान्य ज्ञान अपने आप में स्पष्ट है। वो सामान्य ज्ञान अपने आप में स्पष्ट है। अब वो अपने आप में स्पष्ट होता हुआ भी आप ये निर्धारण नहीं कर पा रहे, निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि वो आदमी है या ठूंठ है। इस निर्धारण न करने के पीछे अस्पष्टता नहीं है। वो तो सामान्य धर्म अपने आप में स्पष्ट है ना। सामान्य धर्म, वो सामान्य धर्म, अब आपके सामने कोई सामान्य धर्म दिखा दे और विशेष धर्म नहीं दिखाए, विशेष धर्म को आने ना दे, केवल सामान्य धर्म को दिखा दे, तो उस सामान्य धर्म को आपने जान लिया, तो उसको आप अस्पष्ट थोड़ा कहेंगे। मान लीजिए आपको वस्तु के सामान्य धर्म ही परोसा जाए, तो उसको आप अस्पष्ट थोड़ा कहेंगे। तो उस वस्तु के विशेष धर्म को आप जानेंगे, तब आप निर्धारण करते हैं कि ये वस्तु है, ये मनुष्य है अथवा ठूंठ है। ये जो निर्धारण करते हैं, तो ये जो निर्धारण आप करते हो, उस निर्धारण में आपने निर्धारण क्या किया? ये तो सामान्य गुण है और ये विशेष गुण है। तो ये विशेष गुण मेरे को समझ में आ गया, ये तो ठूंठ है जी, मैंने तो इसको आदमी माना था, यह आदमी लग रहा था। तो अब आदमी लग रहा था, ये जो बोला है वो क्यों लग रहा था? सामान्य गुणों के कारण से। और वो सामान्य गुण अपने आप में क्लियर है, स्पष्ट है, उनको अस्पष्ट नहीं कहते। विशेष धर्म दिखाई नहीं दिए, ये अलग बात है, पर सामान्य धर्म तो दिखाई दिए। तो वो सामान्य धर्म अपने आप में स्पष्ट हैं, ये कहना चाहते हैं। और जब वो प्रकाश अगर बना रहे, वो जो आपको प्रकाश ने आपको उस वस्तु के सामान्य धर्म को दिखाया है, और वो प्रकाश वैसा का वैसा बना रहे, तो उस वस्तु के विशेष धर्म भी दिखाएंगे वो। तो वो विशेष धर्मों को भी जान लिया। तो सामान्य धर्म अपने आप में स्पष्ट हैं, विशेष धर्म अपने आप में स्पष्ट है। तो ये दोनों धर्मों को जान करके आप निश्चय करते हैं, संशय को दूर करते हैं। तो सामान्य धर्म अपने आप में स्पष्ट, विशेष धर्म भी अपने आप में स्पष्ट है। तो यहां कोई अस्पष्ट नहीं है।
फिर भी हम मोटी भाषा में बोल देते, ये कहना चाह रहे हैं। तो स्वामी जी यहाँ बिजली का एग्जाम्पल लिया है, और हम इसको देखें कि हम अंधेरे रूम में आते हैं, हमें ये तो पता है इनमें चीजें कुछ पड़ी हैं, लेकिन ये पता नहीं है क्या क्या चीजें हैं। तो उस ज्ञान को उसको कैसे कहेंगे? ज्ञान तो हो रहा है बस पर नहीं, ज्ञान नहीं हो रहा है आपको स्मृति का ज्ञान हो रहा है, वहां स्मृति का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि पहले आपको पता है उस कमरे में ये है, उस स्मृति से आपको प्रतीत हो रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि प्रकाश नहीं है लेकिन वस्तुएं हैं, बिना प्रकाश के वस्तुएं हैं, तो आप ऐसे नहीं जान सकते। अगर मैं आपको किसी कमरे में खड़ा कर दूंगा ले जा करके, आप उस कमरे में उन वस्तुओं को कभी नहीं देखा, और आप स्पर्श आदि का सहयोग नहीं ले रहे, मेरी बात याद रखना, न स्पर्श का सहयोग ले रहे, न गंध घ्राणेन्द्रिय का सहयोग ले रहे, और इंद्रियों का सहयोग नहीं ले रहे। अब आप बताइएगा आपको उसमें स्पष्ट ज्ञान होता है नहीं होता है? कुछ नहीं होगा। इस कमरे में कुछ है या नहीं है पता नहीं लगेगा आपको। तो इसका मतलब यह है कि या तो आप पूर्व स्मृति का आधार पर आप अंधेरे में समझ रहे हैं कि यहां पर कुछ वस्तुएं तो है, ये पूर्व स्मृति के आधार पर, अथवा उन वस्तुओं में कोई गंध आने वाली वस्तु है तो उसकी गंध से आपको अनुमान हो रहा है यहाँ कुछ तो है, अथवा आपके हाथ लग रहे हैं, आपका शरीर के साथ कहीं स्पर्श हो रहे वस्तुओं का, तो स्पर्श से आप अनुमान लगा रहे हैं यहाँ कुछ तो है। ये बात स्पष्ट हो रही है आपको? जी जी, ऐसा होगा। वही स्वामी जी, जो जैसे पूरे समय तक रहता है, हमें सामान्य ज्ञान हो जाता है, एक बिजली की तरह आता है, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, क्षण भर के लिए आता है, तब हमें कुछ हम कहते हैं कुछ ज्ञान हो रहा है। अब उससे भी कम हो जाता है प्रकाश, तो मतलब एक डिग्री और अंधकार है तो हम कहते हैं ज्ञान नहीं होता। अंधकार में तो हमें ज्ञान नहीं हुआ, वो साधन नहीं है, प्रकाश साधन नहीं है। और बिजली से भी कम समय के लिए अगर प्रकाश होता है तो हम बोल देते हैं कि हाँ हमें ज्ञान हुआ। मैं तो उस चीज के लिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो जो कहाँ कहें कि हमें ज्ञान होता है और कहाँ कहें कि हमें ज्ञान नहीं होता? प्रकाश की तो डिग्री है ना स्वामी जी। वो जो देखिए, प्रकाश की जितनी डिग्रियां हैं उतने ज्ञान हो रहे हैं, ये याद रखना। पर प्रकाश जो है जितना जितना आता जा रहा है उतना उतना उस पदार्थ का ज्ञान होता जा रहा है। प्रकाश लगातार रहे और सामने वाले वस्तु को आप देखते जाएं तो आपको उसके ज्ञान भी बढ़ते जाएंगे। आपके सामने कोई चित्र है, कलाकृति है कोई, ठीक है ना, तो अब उस कलाकृति को देखना है आपको। तो प्रकाश मैंने डाला और निकाला, तो उस कलाकृति को एक झलक के रूप में आपके एक ज्ञान, सामान्य ज्ञान है, हाँ कुछ है, कुछ फोटो है या कुछ चित्र है, कुछ कलाकृति है, इतना एक ही ज्ञान हुआ। दूसरी बार डाला और वो कुछ क्षण ज़्यादा डाला पहले वाले की अपेक्षा से, तो थोड़ा सा और ज्ञान बढ़ेगा, तो उस आकृति का एक दूसरा सामान्य ज्ञान आपको पता लगेगा। तो ऐसे ही प्रकाश को लगातार करता रहूँगा तो सामान्य ज्ञानों का भी पता लगेगा, विशेष ज्ञान भी पता लगेंगे, फिर विशेष ज्ञान भी बढ़ते 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 सूक्ष्मता से उस वस्तु को देख करके, अरे इसके अंदर ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, सब जाकर के आप पता लगेंगे हाँ ये चीज ऐसा ऐसा है। तो वो प्रकाश लगातार आता जा रहा है, लगातार उस वस्तु के सामान्य धर्म और विशेष धर्म भी पता लगते जा रहे हैं। तो वो विशेष धर्म अधिक से अधिक जब जैसे जैसे पता लगते जाते हैं, क्योंकि प्रकाश लगातार चल रहा है, तब आप निर्धारण करते अरे इसको तो मैं कुछ और समझ रहा था, लेकिन इसके अंदर ये है। उस पूरी कलाकृति को आप व्यंगम रूप से समझ रहे होते। तो वो सारे विशेष धर्म आपको इसलिए दिखते जा रहे हैं क्योंकि प्रकाश लगातार चलता जा रहा है। तो ये जितने भी ज्ञान बढ़ते जा रहे हैं आपको, प्रकाश जैसे प्रकाश भी किरणें हैं ना, अभी आगे बताएंगे। प्रकाश के किरणें भी वो एक नहीं है ना, प्रकाश के किरणें अलग अलग हैं।
तो जैसे जैसे प्रकाश के किरणें आ रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं। एक ज्ञान नहीं है, अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं। और वो अलग अलग ज्ञान क्या है? तो सामान्य धर्मों का ज्ञान और विशेष धर्मों का ज्ञान। जी स्वामी जी, तो अभी एक और इस पे मैं ये पूछ के मैं अंत करता हूँ। तो अभी मतलब हजारों हजारों तरह की चीजें पड़ी हैं। अगर प्रकाश होता है, हमें बस सिर्फ इतना आभास होता है कि प्रकाश हुआ, लेकिन हमें ये ज्ञान ही नहीं हुआ कि यहाँ कुछ कोई लोग बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। तो वो किसी सामान्य वस्तु का तो ज्ञान नहीं हुआ, बट ये प्रकाश हुआ, थोड़ा सा लाइट आई कि हाँ बाहर कोई उजाला हुआ, तो वो भी हमारा एक किस्म से ज्ञान तो हो ही गया। तो ज्ञान वहां जैसी स्थिति है वैसा ज्ञान होगा ना आपको। वहां अगर कुछ वस्तुएं ही नहीं है तो आपको कुछ नहीं है ऐसा सामान्य ज्ञान होगा। पूरा निर्धारण नहीं किया आपने, निश्चय नहीं किया, ये याद रखना। पूरा निश्चय नहीं किया आपने, बस ये है कि हाँ कुछ नहीं है ऐसा लग रहा है। अभी पूरा निर्धारण तो तभी आप करेंगे कि ना होने के पीछे भी सामान्य और विशेष दोनों धर्म होंगे, ये भी याद रखना। तो उस स्थिति में भी हम लोग जब कुछ ऐसा लग रहे हैं, कुछ है ही नहीं है क्योंकि कम प्रकाश है, तो कुछ ना होने का जो सामान्य धर्म है वो आपको दिखाई दिया। और आप निर्धारण तभी करोगे जब लगातार प्रकाश आए, फिर आप अच्छी तरह विशेष स्थितियों को भी देखेंगे, तब आप निर्धारण, हाँ यहाँ कुछ भी नहीं है, ये बात है। जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। तो अब ये तो स्पष्ट हो गए ना कि आपको जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान अस्पष्ट का मतलब अधूरा ज्ञान नहीं है कोई भी, इसमें सब पूर्ण ज्ञान है। तो अनेक ज्ञानों को मिला करके आप स्पष्ट बोल रहे हो और कम ज्ञानों को आप अस्पष्ट बोल रहे हो। ये बात हम आप सबको समझना है। सभी को समझ में आ गए? जब यहाँ किसी को और कोई शंका हो तो अभी पूछ लेना, बाद में फिर परेशान नहीं करना। हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, मतलब स्पष्ट शब्द बोलना ही नहीं है हमें, तो ये बोलना कि सामान्य ज्ञान हुआ है। हाँ, ये आपने सही कही है। हाँ, इसको अस्पष्ट यानी बोलना नहीं चाहिए ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यवहार में बहुत सारे शब्द स्वीकृत हैं। हाँ जी, उतरो उतरो जी, दिल्ली आ गया, ये समाज में स्वीकृत है। दिल्ली आया नहीं है, दिल्ली मैं आया हूं, ठीक है ना। यानी दिल्ली उतरो उतरो मैं दिल्ली आया हूं ऐसा कोई नहीं बोलता। बोलता ये है कि उतरो उतरो दिल्ली आया। तो ये समाज में स्वीकृत है और इसका गलत अर्थ कोई नहीं निकालेगा, अच्छा ही अर्थ निकालेगा। भले शब्द गलत दिख रहा है लेकिन अर्थ सही लेगा व्यक्ति, तो इसको स्वीकृत कहते हैं। तो ऐसे ही अस्पष्ट ज्ञान हुआ, स्पष्ट जाना है, ये स्वीकृत है। पर इन स्वीकृत शब्दों का यथार्थ हमें पता लगना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं तो अंधेरे में हम रहें, ये बात कही जा रही है। ठीक है जी चेतन जी? मतलब यथार्थ ये जी सामान्य ज्ञान होता है जी? नहीं, सामान्य ज्ञान भी होता है, विशेष ज्ञान भी होता है। तो सामान्य ज्ञान को अगर कोई व्यक्ति अस्पष्ट बोलता है तो उसको नहीं बोलना चाहिए ऐसा नहीं कह सकते, ये कहना चाह रहा हूं मैं। धन्यवाद स्वामी। हाँ, क्योंकि हम लोग दोनों प्रकार का व्यवहार करते हैं, गौण व्यवहार भी करते हैं और मुख्य व्यवहार भी करते हैं। सभी जगह मुख्य व्यवहार नहीं चल सकता और सभी जगह गौण व्यवहार भी नहीं चल सकता। कहीं मुख्य व्यवहार चलता है, कहीं गौण व्यवहार चलता, वो प्रसंग के अनुसार चलता है। प्रसंग के अनुसार ही हमको मुख्य गौण का व्यवहार करना होता है। हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम जी। आपने जैसे बताया कि जब बिजली चमकी प्रकाश कम था, तो हमें ये संशय रहा कि व्यक्ति है कि झूठ है, तो वो फिर स्पष्ट कैसे हुआ? वो तो स्पष्ट हुआ ही नहीं। स्पष्ट तो तभी होगा ना जब हम ये समझ पाएंगे कि व्यक्ति है या झूठ है, उसी को स्पष्ट बोलेंगे ना।
हाँ, तो सारा रामायण को सुनने के बाद में सीता राम को क्या लगती है, ये प्रश्न है आपका माता जी। तो चलिए आपको भी स्पष्ट कर देता हूँ। जो आपने कहा है कि वो सामान्य ज्ञान कहलाएगा, मतलब हमें उसे जो हमें समझ में नहीं आया अच्छी तरह के क्या है, निश्चित हम नहीं कर पाए, उसको हम सामान्य ज्ञान बोल रहे हैं। यही अर्थ मैं समझू क्या मैंने गलत समझा? नहीं, पहले स्पष्ट और अस्पष्ट को समझ लो। स्पष्ट क्या होता है और अस्पष्ट क्या है? स्पष्ट का मतलब है कोई पूर्ण है तो उसको आप स्पष्ट शब्द से बोल रहे हो, कोई अपूर्ण है तो उसको अस्पष्ट शब्द से बोल रहे हो। ये हमारी मनसा है। अंदर जो है मनसा ये है कि अभी पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण दिख रहा है। अपूर्ण दिख रहा है, इसको आप अस्पष्ट शब्द से अभिव्यक्त कर रहे हो, और जब पूर्ण दिखता है तो उसको स्पष्ट शब्द से अभिव्यक्त करते हो। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामान्य ज्ञान अपने आप में पूर्ण है ना, सामान्य ज्ञान अपने आप में पूर्ण है और विशेष ज्ञान अपने आप में पूर्ण है। तो इसको अपूर्ण कैसे कह सकते हो, इसको अस्पष्ट कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते, ये कहना चाह रहे। उसका नाम जो हमें स्पष्ट नहीं लग रहा है, अस्पष्ट लग रहा है, उसका नाम जो है वो सामान्य ज्ञान करने, मतलब यही है। देखिए, आप शब्दों में उलझना मत, शब्दों में उलझ करके दिमाग को परेशान मत करना, शांत रहना। पहले उसका मीनिंग समझ लो। आप मीनिंग समझ में आना चाहिए और मीनिंग के अनुसार चलना चाहिए। आप फिर वहीं का वहीं रहोगे, शब्दों को बिना समझेगा और ऊपर ऊपर से चलोगे तो मुश्किल हो जाएगा। स्पष्ट का अर्थ हम क्या समझते हैं? हम लोग का मतलब स्पष्ट शब्द का अर्थ मीनिंग, स्पष्ट शब्द का मीनिंग क्या समझते हैं वो बता रहा हूं मैं। स्पष्ट शब्द का मीनिंग हम ये समझते हैं पूर्ण, और अस्पष्ट शब्द का मीनिंग समझ रहे हैं अपूर्ण। एक बात तो अब यहां पर जो सामान्य ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान अपूर्ण है या पूर्ण है? सामान्य ज्ञान के रूप में देखो, वो सामान्य ज्ञान पूर्ण है अपूर्ण है? माता जी आप बोलो। मेरे विचार में तो अपूर्ण है, में समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? कि ये क्या वस्तु है, ये जो समझ थी वो वस्तु क्या है अच्छी तरह से, वो तो हम समझ नहीं पाए क्योंकि प्रकाश कम था। नहीं, इधर उधर मत जाओ, हमें उसकी समझ नहीं आई। इधर उधर मत जाइए। आपको वस्तु को समझना ही नहीं है अभी, आपको सामान्य गुण को समझना है। ये सामान्य गुण है, तो वो सामान्य गुण पूरा समझ में आया या नहीं समझ में आया? ये आपने ये बताया। नहीं, इधर उधर कोई कमी नहीं है। हाँ, तो सामान्य ज्ञान जब हमको समझ में आ गए तो सामान्य ज्ञान तो पूर्ण है ना। सामान्य ज्ञान अपने आप में पूर्ण है और विशेष ज्ञान भी अपने आप में पूर्ण है। तो जब सामान्य ज्ञान पूर्ण है तो उसको आप अपूर्ण कैसे कह सकते हो? अब इसको मैं दूसरे शब्द में बोलता हूं, मेरे को ज्ञान हुआ लेकिन आधा ज्ञान हुआ है। अभी आधा ज्ञान कैसे हो सकता? जब सामान्य ज्ञान पूरा हुआ है, उस सामान्य ज्ञान पूरे को आप आधा कैसे बोल सकते हो? और विशेष ज्ञान पूरा हो गया है तो उस विशेष ज्ञान को आप आधा ज्ञान बोल कैसे सकते हैं? आप आधा ज्ञान का मतलब होता है कि जैसे कोई रूप गुण है, रूप गुण का आधा हिस्सा दिखाई दिया और रूप गुण का आधा हिस्सा नहीं दिखाई दिया, ऐसा थोड़ा है। वो रूप तो रूप पूर्ण रूप से दिखाई दिया है, पर वो रूप आदमी का है या ठूंठ का है ये नहीं पता लग रहा है, क्योंकि दोनों में रूप है तो रूप सामान्य गुण हो गया। अब मेरे को आपको उसको ऑपरेशन करके बताना पड़ेगा। अच्छा, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, जो लंबाई चौड़ाई दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई को पूरा देखा आपने, लंबाई चौड़ाई को पूरा देखा। लंबाई चौड़ाई भी एक गुण है,
तो उस लंबाई चौड़ाई को पूरा ही देखा आपने। तो ऐसा थोड़ा है कि लंबाई को मैंने आधा देखा है लेकिन आधा देख नहीं पाया, ऐसा थोड़ा बोलेगा। आप तो लंबाई को पूरा देख चुके हो, चौड़ाई को भी पूरा देख चुके हो। ये स्पष्ट हो रहा है ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब आप आधा ज्ञान हुआ ये नहीं बोल सकते। लंबाई का पूरा ज्ञान हुआ, रूप का पूरा ज्ञान हुआ, तो सामान्य गुण जितने भी है वो पूरे पूरे हो रहे हैं। तो इसको आधा ज्ञान हुआ कैसे बोल सकते आप? अब मैं दूसरा ले आता हूं। अब उस द्रव्य के जो अंग होते हैं ना, अंग अवयव, अब केश एक अवयव है और केश रूपी अवयवों से आपको ज्ञान होता है। वो केश रूपी अवयवों को आपने नहीं देखा, क्योंकि वो केश जो है आपको अलग ज्ञान कराता है। यानी वो केश रूपी अवयवों का ज्ञान जो है ये विशेष ज्ञान है, क्योंकि वो ठूंठ में नहीं मिलेगा ना। क्योंकि जिस वस्तु में जो ज्ञान नहीं मिलता, मतलब जिस वस्तु में जो गुण नहीं मिलता वो विशेष गुण होता है, और जिस वस्तु में दोनों मिलते हैं वो सामान्य होता है। पहले सामान्य गुण को समझ लो। सामान्य गुण का मतलब क्या होता है? सामान्य गुण का मतलब होता है जो दोनों पदार्थ हमारे सामने हैं, तो दोनों में गुण दिख रहे हैं। मतलब जिस सामान्य गुण को इधर देख रहा हूं वो वैसा ही गुण उधर भी दिख रहा है, तो दोनों में बराबर दिख रहा है वो सामान्य गुण, इसलिए वो सामान्य है। लेकिन एक में एक गुण दिख रहा है, वो गुण दूसरे में नहीं दिख रहा, वही विशेष हो जाता है। तो जब आप दोनों सामान्य गुणों को देख रहे हो, लंबाई चौड़ाई भी दोनों में बराबर है, और उस लंबाई चौड़ाई को पूरा देखा आपने, दोनों में रूप देख रहे हो और वो दोनों का रूप भी समान है, ठीक है ना। ऐसे जितने जितने दोनों के अंदर विद्यमान रहने वाले जो गुण हैं वो सारे के सारे समान हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो विशेष गुण हैं जो एक दूसरे में नहीं मिलेंगे, और वो गुणों को आप देख नहीं पाए। तो जितने सामान्य गुणों को देखा है वो तो पूरा ही देखा है ना, आधा देखा हूं ऐसा कैसे बोल सकता है आदमी? अब बोलना माता जी। जी स्वामी जी। अब अगली बात है, हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो हम द्रव्य का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। गुणों का तो निर्णय हो चुका है, सामान्य गुणों का तो निर्णय हो चुका है। अगर आप क्षमा करेंगे, क्षमा मांगती हूँ कि ना उसका हमें हाथ दिख रहे हैं, ना नाक दिख रहा है, ना हम इसलिए उसको पुरुष नहीं मान पा रहे, इसलिए क्योंकि उसके सारे गुण दिखाई नहीं दे रहे। अब आप, मैं जो बता रहा हूं आप मेरी बातें नहीं सुन रहे हो, आप अपने सोच में ही देख रहे हो उस वस्तु को। अब जब मैं जो बता रहा हूं उसको आप सुनेंगे। वो बात मान ली, आपने जो बताया वो भी मान ली मैंने बात। अभी आप पूछ रहे थे कि कौन सा, आप जब रूप आपने देख लिया तभी मैंने बताया कि रूप में नैन नक्श भी होते हैं, इसलिए मैं बात कर रही थी। और अगर जो आपने कहा वो मैंने समझ लिया और वैसा ही बोलूंगी। मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि मैंने ये उसके नैन नक्श की बात करी, लेकिन मुझे वो बात समझ आ गई कि जो आप सामान्य गुण की बात कर रहे हो कि वो पूर्ण है, मैं उसी को पूर्ण मानूं। अब अस्पष्ट ज्ञान होता है ये तो नहीं समझेंगे ना। हाँ, क्योंकि बोलेंगे नहीं। हाँ नहीं बोलेंगे, ये अभी आपके दिमाग में बैठी नहीं बात मेरे कहने। मैं आपको, जैसा कि आप जो मान रहे हो मैं आपको रोक रहा हूं, चलो आप कह रहे हो तो मैं मान लूंगी, ऐसी बात नहीं है यहाँ। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है यहाँ। ये बात है कि आप इस बात को समझने का, ये केवल माता शकुंतला जी की बात नहीं है, और लोग भी जो नहीं बोल पा रहे हैं ना, उनके लिए भी मैं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि दिमाग में रखता आदमी बोल नहीं पाता। माता जी तो चलो, क्योंकि वो पूछ करके अपनी बात को क्लियर करती है, ये उनके अंदर विशेष गुण है। उनको जब समझ में नहीं आती, जब तक नहीं समझ में आती तो क्लियर करती है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आ रहे लेकिन क्लियर ही नहीं करते हैं। पूछूंगा या पूछूंगी तो बाकी लोग क्या समझेंगे, इस डर से, इस लज्जा से, इस हीन भावना से कई बार लोग पूछ नहीं पाते हैं। तो माता जी की ये विशेषता है कि वो समझ में नहीं आ रहे तो पूछेंगे।
हाँ, आप सुन लीजिएगा माता जी। तो अब ये जो सामान्य ज्ञान पूरा हुआ, तो वो सामान्य ज्ञान पूरा होते हुए भी द्रव्य का निश्चय नहीं कर पा रहे आप, वो अलग बात है। द्रव्य का निश्चय तब होता है जब सामान्य ज्ञान के साथ साथ विशेष ज्ञान जो अलग हैं वो भी हो जाए, तब निश्चय करोगे। द्रव्य का निश्चय तो दोनों सामान्य गुणों और विशेष गुणों के ज्ञान होने पर ही द्रव्य का निश्चय होगा। ये तो स्पष्ट है कि द्रव्य का निश्चय हम कर नहीं पा रहे हैं, पर ये नहीं कह सकते कि मेरे को अस्पष्ट ज्ञान हुआ या आधा ज्ञान हुआ। जितना ज्ञान हुआ वो अपने आप पूरा है, पर द्रव्य का निश्चय नहीं कर पा रहे। और द्रव्य का निश्चय इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि द्रव्य के निश्चय करने में हमको सामान्य गुणों के साथ साथ विशेष गुणों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो सामान्य गुणों का ज्ञान अलग है, विशेष गुणों का ज्ञान अलग है। तो सामान्य गुणों का ज्ञान अपने आप में पूरे हैं और विशेष गुणों का ज्ञान भी अपने आप में पूरे हैं। और जब दोनों ज्ञान हमको हो जाता है तब हम द्रव्य का निश्चय करते हैं। जी स्वामी जी, धन्यवाद। अब सब लोगों को स्पष्ट हो गए जी। अब कोई ये नहीं बोल सकता तात्विक रूप से मेरे को आधा ज्ञान हुआ है, अस्पष्ट ज्ञान हुआ है तात्विक रूप से। हाँ, मोटी भाषा में, लोक व्यवहार में जी, हाँ जी अभी आपको स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ या मेरे को स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ, ये लौकिक भाषा में बोल सकते हो, लेकिन यथार्थ में उसको वैसा मत समझना जैसा बोलते आप। अब दोनों बातों को आपको समझना है कि पूरा ज्ञान क्या होता है और अस्पष्ट ज्ञान क्या होता है, ये आप लोगों को समझना है। यथार्थ जब तक दिमाग में नहीं रखेंगे फिर आगे जाकर के फिर उलझने लग जाएंगे आप लोग, इसलिए इतनी सारी बातें हुई। हाँ जी, चेतन जी को क्या पूछना था? स्वामी जी, जो हम बोलते हैं जी इसको तत्व ज्ञान नहीं होगा, ऐसा हम प्रयोग करते हैं ना जी, पुस्तकों में भी आता है तत्व ज्ञान नहीं है, तो हाँ। उसके विपरीत मतलब वो क्या भाषा बोल रहे हैं, मतलब सामान्य ज्ञान है जी। तत्व ज्ञान नहीं हुआ का अर्थ है, अभी हमको ये भी बताने वाला हूँ, अभी मैंने इसको बोला नहीं है। तो सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान जब दोनों होते हैं तो वो जिसको आप कहते हैं पूरा ज्ञान। अब ये पूरा ज्ञान का मतलब है दोनों प्रकार का ज्ञान हुआ। दोनों प्रकार का ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता है ये भी समझना। दोनों प्रकार का ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता है। फिर तत्व ज्ञान में और क्या कमी रहेगी? आपने बोला है सामान्य धर्मों को भी जान लिया और विशेष धर्मों को भी जान लिया, तो दोनों धर्मों को जान लिया, अब तो पूरा ज्ञान हुआ है ना। पूरा का मतलब है उस वस्तु का निश्चय हो गया। उस वस्तु का निश्चय तो आपने कर लिया है, उस निश्चय को व्यवहारिक जब बनाता नहीं है व्यक्ति तब तक तत्वज्ञान नहीं माना जाता है। ज्ञान तो आपको पूरा हुआ है लेकिन वो तत्वज्ञान नहीं कहलाता है, ये भी समझने का प्रयत्न करना। अर्थात आपको वस्तु का सामान्य धर्म भी समझ में आ गया और वस्तु के विशेष धर्म भी समझ में आ गया, यानी दोनों ज्ञानों को मिलाकर के आपने निश्चय कर लिया है कि ये वस्तु ऐसी ही है और ये वस्तु ऐसी नहीं है। ये निश्चयात्मक ज्ञान हो गया। इस निश्चयात्मक ज्ञान को तत्वज्ञान तो कहते हैं, लेकिन अब वो तत्वज्ञान में अभी कमी है। अब क्या कमी रह गई जी? उस तत्वज्ञान को हम व्यवहारिक नहीं बनाया हमने, क्योंकि जब होता है व्यक्ति को, उस ज्ञान का प्रयोजन क्या है? अगर हम कोई ज्ञान करते हैं, उस ज्ञान का प्रयोग, उसका ज्ञान के करने के पीछे उस ज्ञान से सुख लेना है और उस ज्ञान से दुख दूर करना है, क्योंकि ज्ञान का एक ही उद्देश्य है, ज्ञान का फल एक ही है, दुख को दूर करना और सुख को प्राप्त करना। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो होती है जो दुख को दूर करती है और सुख को देती है। तो हमने विद्या को तो जान लिया, उसको तत्वज्ञान नहीं बनाया। अर्थात
दुख को दूर करने के लिए उस तत्वज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे, सुख को प्राप्त करने के लिए उस तत्वज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे। तो तत्वज्ञान यानी वस्तु का ज्ञान रखते हुए भी हमने उसको तत्वज्ञान नहीं बनाया, और वो जब तत्वज्ञान बनेगा वही तत्वज्ञान मुक्ति का साधन बनता है। अब मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, यथार्थ ज्ञान करते हुए भी यथार्थ ज्ञान में नहीं है। अब दूसरी भाषा का प्रयोग किया मैंने। यथार्थ ज्ञान, इतना मेहनत करके, इतना पुरुषार्थ करके यथार्थ ज्ञान को पा लिया आदमी ने, फिर भी वो ना के बराबर हो गया, क्योंकि उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। मतलब धन नहीं था आदमी के पास में, परेशान हो रहा था। अब धन प्राप्त कर लिया, लेकिन धन के होते हुए भी परेशान है, क्योंकि उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। गाड़ी नहीं थी इसलिए परेशान हो रहा था कि कैसे जाऊं जी, मैं जा नहीं पा रहा हूं जी, लेकिन गाड़ी आ गई, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है। अब क्यों नहीं जा रहा है जी? क्योंकि उसको लगता है गाड़ी घिस जाएगी, हाँ, गाड़ी पुरानी हो जाएगी, दूसरा मांग लेगा, हाँ, इसलिए वो निकालता ही नहीं, गाड़ी को निकालता नहीं, उसको रख के पूजा करता है। तो ऐसे ही पैसे की पूजा कर रहा है, ऐसा और चीज़ों का भी पूजा कर रहा है। तो ऐसे ही ज्ञान अर्जित कर लिया उसने, उसको स्टोरेज करके रखा है, उसको सुखदायी नहीं बना रहा है, उसको दुखों को दूर करने के लिए प्रयोग नहीं कर रहा है। तो जब वो दुख को दूर करने के लिए उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है, तो उसी को बोला जाता है इसको तत्वज्ञान नहीं हुआ। तत्वज्ञान तो हो गया है, तत्वज्ञान हो गया है, लेकिन जब तक उसको इस्तेमाल नहीं करता है तब तक उसको तत्वज्ञान नहीं हुआ ये बोला जाता है। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों का? अब वो तत्वज्ञान के रूप में कैसे बदलेगा जी? मतलब वो तत्वज्ञान कब बनेगा? जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान की स्मृति को बार बार आवृत्त करना होता है, क्योंकि ज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान भी हो गया और विशेष ज्ञान भी हो गया, दोनों प्रकार का ज्ञान हो गया, और दोनों प्रकार के ज्ञानों की दोनों स्मृतियां हैं हमारे पास में, और उस स्मृति को बार बार आवृत्त करना होता है, उस स्मृति का बार बार प्रयोग करना होता है, और बार बार प्रयोग करके उसको व्यवहार में जोड़ना पड़ता है, और व्यवहार में जोड़ करके दुखों को दूर करना होता है। जैसे आपको, मेरे को, सबको पता है गुस्से से क्या हानि होती है, उसका सामान्य ज्ञान भी पता है और विशेष ज्ञान भी पता है, दोनों पता है, और वो स्मृति हमारे में बैठ गई, यानी उसका संस्कार, यानी गुस्से की हानियां और लाभ जो भी आप कह सकते हो। तो द्वेष के पीछे जो भी द्वेष का सामान्य ज्ञान भी है और विशेष ज्ञान भी है, क्योंकि द्वेष का सामान्य ज्ञान भी है, याद रखना, क्योंकि राग के साथ, अभिनिवेश के साथ और क्लेशों के साथ समानता रखता है, तो द्वेष का सामान्य ज्ञान भी है आपके पास में, और उस द्वेष का विशेष ज्ञान भी है आपके पास में, क्योंकि राग से भिन्न है तो विशेषता भी है उसके अंदर द्वेष में। तो द्वेष का सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान दोनों हैं आपके पास में, हम सबके पास में हैं। अब दोनों ज्ञान होते हुए भी, और उन दोनों ज्ञानों का संस्कार भी हमारे पास में, क्योंकि ज्ञान होते उसका संस्कार पड़ता है। अब उस संस्कार से स्मृति आती है, तो उस संस्कार को उठा उठा करके, स्मृति ला ला करके उसका उपयोग नहीं कर रहा हूं, कभी करता हूं कभी नहीं करता हूं, यह भी याद रखना। हम क्या करते हैं, उसका कभी तो करते हैं हम और कभी नहीं करते हैं, और जब तक ऐसी स्थिति चलती रहेगी तब तक कहा जाता है उस व्यक्ति को अभी इसको तत्वज्ञान नहीं हुआ। फिर तत्वज्ञान हुआ कब कहेंगे उसको? जब जब गुस्से का प्रसंग आता है तब तब उसी संस्कार को उठा उठा करके उसकी स्मृति से उसका प्रयोग करता है और गुस्सा नहीं करता है। देयर इज नो ऑप्शन, वहां कोई विकल्प नहीं है। तब कहा जाएगा इसको तत्वज्ञान हुआ। अब स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को?
ये है, यहां तक हमें पहुंचना है। हाँ जी विशाल जी। स्वामी जी, ये तो समझ आया कि क्रोध ना किया जाए, इसके लिए जो तत्व ज्ञान होना चाहिए उसे स्मृति से बार बार उठा लिया संस्कार को देखकर। लेकिन क्रोध ना आए उसके पीछे कौन सा तत्व ज्ञान हमें उठाना चाहिए? अब इसमें तो बहुत बड़ा पूरा योग दर्शन पढ़ाना पड़ेगा आपको। और पढ़ाएंगे। अभी आप में से कुछ लोग वैशेषिक पढ़े हुए हैं और आप में से कुछ लोग योग पढ़े हुए हैं। तो अब न्याय दर्शन पूरा होने के बाद वैशेषिक पढ़ना है या योग पढ़ना है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले व्यवहारिक पक्ष को पहले वैशेषिक पढ़ना है, हमने साथ में अध्याय से पढ़ा है। देखिए, बीच में मत बोलिए, मैं उसी बात को तो बता रहा हूँ। मैं किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रख करके नहीं करूँगा ना काम। तो अब कुछ लोग वैशेषिक के साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग योग के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में बहुत कमजोर हैं हम लोग। इसलिए पहले व्यवहारिक पक्ष को पूरा करते हैं। इसलिए इस दर्शन के बाद योग को पढ़ते हैं। ढंग से पढ़िए। ढंग से पढ़ने का मतलब है जैसे न्याय को पढ़ रहे हैं ना, ऐसे एक एक पंक्ति को समझते हुए और उसके धरातल पर जा करके उसके अंदर प्रवेश करके और उसको हृदयंगम करते हुए आगे पढ़ेंगे। कोई जल्दी तो है ही नहीं है भाई, ट्रेन पकड़ना है आपको। ठीक है जी। देखिएगा, आप देखेंगे ये जो न्याय दर्शन हमने पढ़ा, आज 200वीं कक्षा है। 200वीं आप समझ सकते हैं कि कोई 80 कक्षाओं में न्याय दर्शन को पूरा करता है, कोई 100 में करता है, कोई 150 में करता है। अभी 200वीं कक्षा हो गई हमारी, फिर भी न्याय दर्शन के तीसरे अध्याय में हम लोग हैं। तो थोड़ा ढंग से समझते हुए जा रहे हैं ना हम लोग। मैं आप सबको ध्यान में रख करके चल रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख करके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि जब आप समय दे रहे हो तो सबको समझ में आना चाहिए। कुछ लोग पीछे रह गए और कुछ लोग आगे बढ़ते जाए, ऐसा नहीं है। हम सबको ध्यान में रखते हुए चलें तो इसमें भी आपका भी परोपकार है, क्योंकि आप सहन कर रहे हो ना दूसरे लोगों को। आपको तो समझ में आ गई है, जब समझ में आ गए तो आगे बढ़े ना। मैं बढ़ नहीं रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए समय निकाल रहा हूँ इसी में से। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ रहा है, तो आप सहन कर रहे हो ना उसको। तो आपको पता है ना सहन करने से कितना बड़ा लाभ मिलता है। सहोसी सहो मई देई। तो बहुत सारे पक्षों को लेकर के हमको चलना है। ऐसे स्वार्थी बन करके चलेंगे तो अब परोपकारी कैसे बनेंगे हम लोग? दूसरों को भी साथ लेकर के चलना है ना। यही तो मानवीयता है। संगच्छध्वम का अर्थ ही यही है। सब कुछ जब हम साथ मिले हैं, एक ही गाड़ी में सवार होके जा रहे हैं, एक ही कक्षा में हम लोग। अब कक्षा में नहीं है तो एक अलग बात है, एक ही कक्षा में सब साथ चल रहे हैं ना, तो सबको साथ में जाना चाहिए। तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके मैं ये चलता हूँ। कुछ लोगों के मन में आता है बाबा जी जो है बार बार रिपीट करता है, समय बिता रहे हैं, ऐसा लगता होगा किसी को भी। लेकिन मेरा उद्देश्य सबको ध्यान में रख करके चलने की बात है। तो अब ये बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा। बुद्धि को अच्छी तरह बुद्धि में बिठाइएगा। मैंने क्या बोला? इस बुद्धि को अच्छी तरह बुद्धि में बिठाइएगा और इस बुद्धि के विषय में और भी जो भी भ्रांतियां हैं वो भी दूर करिएगा। आज के पाठ को और कल के पाठ को जो YouTube में हैं उसको अवश्य सुनिएगा। उससे आपको बुद्धि के विषय में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ओम शांति 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 ही।